औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक ग्रैंड सेशन इंटरव्यू क्वेश्चन के हवाले से। इसमें हम प्रिपरेशन करेंगे एटलीस्ट 1000 और 2000 तक के क्वेश्चन की, और इंशाल्लाह डेली हम 50 45 और 40 तक क्वेश्चन जो है जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं, के पीपीएससी के इंटरव्यू में, और पीपीएससी, एफईएससी, एफपीएससी और बीपीएससी और इस तरह के जितने भी कमीशन के इंटरव्यूज होते हैं उसमें एसडीओज और एएसडीओज, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम इसी का जो है आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हम एटलीस्ट हम कवर करेंगे 1000 और 2000 तक क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर ले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये सेशन, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा और बी ऑन द ट्रैक, बी विद मी, और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एजुकेशन? फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन के बहुत ज़्यादा डिफिनीशन है। अगर हम देखें जो ग्रीस फिलोसफर्स है, एजुकेशन की हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट होती है। सोक्रेटिस से लेके प्लेटो, प्लेटो से फिर एरिस्टोटल, और आगे जाके इंशाल्लाह हम जो हमारे पास वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट है, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट है, हर एक के अपने अपना एक जो है एक डिफिनीशन है। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो सोक्रेटिस जो है वो कहता है कि एजुकेशन हैज़ टू प्रोड्यूस आवर ह्यूमन, एक तकवादार, अच्छे और नेक इंसान को प्रोड्यूस करने का नाम ही एजुकेशन है। ये किसकी डिफिनीशन है? ये है सोक्रेटिस की डिफिनीशन, सुकरात की डिफिनीशन। एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट इज द डिफिनीशन ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी कहता है कि एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये सेकंड डिफिनीशन है। थर्ड जो डिफिनीशन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ठीक है, ये डिफिनीशन दिया हुआ है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये उनका दिया हुआ डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, डिफिनीशन है प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अच्छा सॉरी, ये डिफिनीशन है एरिस्टोटल का, डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, जबकि प्लेटो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो ये 4 डिफिनीशन है, इसमें से कोई भी डिफिनीशन आप लोग अपना उठा के उसको याद कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज NSQE, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। पाकिस्तान में 2016 के अंदर पहली दफा कुछ स्टैंडर्ड जो थे वो सेट किए गए नेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये कितने थे? ये बेसिकली 8 थे। ठीक है, और इसमें जो है ये बलीग रहमान साहब उसी टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे 2016 में, तो उन्होंने ये जो है पेश किए थे। IPEMC, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये जो NSQE है इसको पेश किए थे। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इट वाज प्रेजेंटेड बाय बरीक रहमान, जो कि आजकल गवर्नर पंजाब भी है, who was the education minister in 2016. It is 7, अच्छा सॉरी, ये 7 है, 8 नहीं है। It is 7 and approved by IPEMC, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ने इसको अप्रूव किया था। स्टैंडर्ड फॉर लर्नर, स्टैंडर्ड फॉर करिकुलम, स्टैंडर्ड फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स, स्टैंडर्ड फॉर टीचर, स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट, अर्ली लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये सारे स्टैंडर्ड जो है ये सेट किए गए थे इसमें NSQE में। अच्छा, ये जो 8 नंबर पे मैंने लिखा है ये अलग सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड वर डिस्कस्ड इन NSQE। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसको हम MNSQE भी कहते हैं, मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये कितने हैं? तो ये 7 है। ठीक है, अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, हमने पढ़े थे
तीन टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है असेसमेंट उसके उसकी असेसमेंट करना जो कि है, एज लर्निंग का मतलब जिस तरह है, जिस तरह लर्निंग हो रही है। तो इसमें हम जो खुद की असेसमेंट होती है वही करते हैं। तो खुद की असेसमेंट या तो खुद करते हैं, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उनको उठा के अपने नए नॉलेज के साथ जब हम कंपेयर करते हैं खुद, तो ये भी एक असेसमेंट एज लर्निंग में आता है। या हम इस तरह करते हैं कि जो पीर असेसमेंट होता है, एक दोस्त जब दूसरे दोस्त का असेसमेंट कर रहा होता है, तो ये भी असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग मींस कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर द पर्पस टू असेस सेल्फ लर्निंग, आल्सो पीर असेसमेंट एंड एब्स्टिट्यूट असेसमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर पीर असेसमेंट एज वेल एज एब्स्टिट्यूट असेसमेंट भी आता है। पीर असेसमेंट मैंने आप लोगों को कहा था कि जब एक क्लास फेलो दूसरे क्लास फेलो का असेसमेंट करता है उसको हम कहते हैं पीर असेसमेंट। और जब एब्स्टिट्यूट असेसमेंट का मतलब ये है कि जब हम प्रीवियस नॉलेज को, जो नया नॉलेज हम गेन करते हैं उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो उसको हम एब्स्टिट्यूट असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? कंफर्म कीजिएगा। जी, आवाज पहुंच रही है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, तो ये है असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अंदर तीन आता है। एब्स्टिट्यूट असेसमेंट मीन अपनी जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है उसको करंट लर्निंग के साथ कंपेयर करना, दिस इज एब्स्टिट्यूट असेसमेंट। पीर असेसमेंट का मतलब एक दोस्त का दूसरे दोस्त का असेसमेंट करना एज पीर असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा, या सेल्फ असेसमेंट भी इसके अंदर ही आता है, ये है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच फिलोसफी विल यू प्रेफर इन द क्लास। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास के अंदर आप कौन सी फिलोसफी जो है वो प्रिपेयर करोगे, तो क्लास के अंदर एक फिलोसफी को प्रिपेयर करना इज नॉट एन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग जो है उसमें हम इक्लेक्टिक फिलोसफी, मतलब वैरायटी ऑफ फिलोसफी हम उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्लासरूम के अंदर अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्रेगमेटिज्म फिलोसफी जो है वो बेस्ट है। लेकिन अगर हम अभी कोई इस्लामियात या इस तरह के कोई एथिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो आइडियलिस्ट फिलोसफी है, उसके जो मेथड्स है वही बेस्ट है। तो इसीलिए फिलोसफी जो है, ये इक्लेक्टिक फिलोसफी क्लासरूम के अंदर यूज करना, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव। तो विच फिलोसफी विल यू प्रिपेयर इन द क्लास? इक्लेक्टिक फिलोसफी, नॉट अ सिंगल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, व्हाट आर क्लासरूम प्रॉब्लम्स इन आवर स्कूल्स। क्लासरूम के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर कौन से प्रॉब्लम है? अगर आप लोग ये कहो कि ड्रॉप आउट टू स्कूल का मसला है, क्लासरूम का मसला नहीं है, तो आप लोगों ने क्लासरूम के प्रॉब्लम जो है वही आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने जहन में रखते हुए अपने क्लासरूम को आप लोग, एक तो हमारा जो क्लासरूम होते हैं ज़्यादातर ओवर क्राउडेड होते हैं। ठीक है, उसमें कैपेसिटी इतनी नहीं होती, कैपेसिटी उसमें 40 बंदू स्टूडेंट्स की होती है, और उसमें हम 70 के 80 स्टूडेंट जो है वो बिठाते हैं। फर्स्ट तो ये हमारी ओवर ओवर क्राउडेड क्लासरूम है। सेकंड, लेस कंड्यूसिव क्लासरूम। कंड्यूसिव का मतलब यही है, a type of classroom in which the necessities of all the students are addressed। ठीक है, तो यहाँ पर लेस कंड्यूसिव क्लासरूम जो है, ये भी एक दूसरा जो है वो मसला है, प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एविएट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो एविएट्स है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेस ट्रेंड टीचर्स, क्लासरूम के अंदर जो टीचर आता है तो अक्सर वो लेस ट्रेंड होते हैं, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के हवाले से, इन द क्लासरूम। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ड्रॉप आउट, हाउ विल यू मिनिमाइज इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ड्रॉप आउट है क्या। देखो, अगर एक स्टूडेंट किसी स्कूल को लीव करता है और दूसरे स्कूल को ज्वाइन करता है, तो ये ड्रॉप आउट में काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट एक स्कूल को कंप्लीटली छोड़ता है, दूसरा स्कूल भी ज्वाइन नहीं करता, और प्रोग्राम को कंप्लीट के बगैर छोड़ता है, तो इसको हम ड्रॉप आउट में काउंट करेंगे। अदरवाइज, फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने माइग्रेशन करनी है एक स्कूल से दूसरे स्कूल की तरफ, तो आप उसको अपने स्कूल के ड्रॉप आउट में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है कि व्हेन अ चाइल्ड परमानेंटली लीव अ प्रोग्राम विदाउट कंप्लीटिंग, किसी भी प्रोग्राम को जब वो कंप्लीट नहीं करता और उसको छोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट।
वी कैन रिड्यूस ड्रॉप आउट थ्रू पेरेंट टीचर्स मीटिंग। ठीक है, ये इसकी रेमेडीज है। पेरेंट टीचर मीटिंग बुला के ड्रॉप आउट पे कंट्रोल करना, प्रोविजन ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। हो सकता है वो जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ शिकायत है और वो क्लास में कुछ चीज़ें नहीं सीख सीख पा रहे हैं, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर। तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न है ड्रॉप आउट का। अक्सर जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल आना पसंद नहीं करते। ठीक है, और वो डरते हैं कि हमें जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलेगी। मोटिवेट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की मोटिवेशन जो है क्लासरूम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हम उसको मोटिवेट नहीं करते और ज़्यादातर उसको पनिश करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रीली। अच्छा जी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। ठीक है, तो ये भी जो भी बंदा इंटरव्यू के लिए जाएगा या जाता है तो उसको चाहिए कि अपना जो उसका उसका नाम है उसकी जो मीनिंग है वो इंग्लिश में कम से कम वो क्या करे, वो सर्च आउट करे और उसको प्रॉपर जो है लर्न करके इंटरव्यू के लिए जाए। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है वो मुदस्सिर खान है, तो जाहिर बात है वो मुझसे पूछेगा कि मुदस्सिर का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे में है। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि मुदस्सिर जो है इसका सिनोनिम कुरान पाक में क्या है, तो वो मुजम्मिल है। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है चादर उड़ने वाला। ठीक है, माई नेम इज मुदस्सिर विच मीन द enshrouded वन, मीन चादर उड़ने वाला। ठीक है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुमिल लैलु इल्ला कलीला। ठीक है, हु डिजाइन पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ही एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अमीरुद्दीन डिजाइन एंड अल्ताफ, अच्छा ये अल्ताफ है, अल्तार नहीं है, अल्ताफ हुसैन स्ट्रेच इट। ठीक है, ये स्ट्रेच भी नहीं है, स्ट्रेच है, ये स्पेल मिस्टेक है इसमें। अमीरुद्दीन जो है इन्होंने डिजाइन किया था और अल्ताफ हुसैन ने इसको स्ट्रेच किया था। ठीक है, ग्रीन कलर शोज मुस्लिम्स while white shows minorities and crescent shows development while star shows five pillars of Islam। ठीक है, तो ये है हमारा जो फ्लैग है पाकिस्तानी फ्लैग, इसको अमीरुद्दीन ने डिज़ाइन किया था, अल्ताफ हुसैन ने इसको स्ट्रेच किया था। और जो ग्रीन कलर है मुस्लिम को शो करता है, वाइट कलर माइनॉरिटीज को शो करता है, जबकि क्रीसेंट जो है ये डेवलपमेंट को शो करता है, जो चांद है। ठीक है, अच्छा, फिलॉसफी ऑफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि वाज। ठीक है, तो अगर हम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि को पढ़े तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है बहस हो सकता है। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा था फिलॉसफी के क्लास में कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने एक क्रिटिक क्या था, किस पे, ये एरिस्टोटल पे, एरिस्टोटल के वर्क पे। और उन्होंने कहा था कि जो भी एरिस्टोटल का काम पढ़ेगा, जो भी एरिस्टोटल के आइडियाज पढ़ेगा तो इस्लाम से खारिज होगा। और इन्होंने बेस किस चीज को बनाया था, बोली सीना, इब्नी सीना और अल्फाराबी के वर्क को। अल्फाराबी और बोली सीना के जो वर्क थे उनको बेस बनाते हुए अल गजाली ने ये क्रिटिक लगाया था कि जो भी एरिस्टोटल का लिटरेचर पढ़ेगा तो इस्लाम से खारिज होगा। तो इसके बाद जो आएगा आता है फिर दूसरा में तो उसका नाम भूल गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस पे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अल गजाली ने क्रिटिक किया है ये गलत है, क्योंकि जो इब्न सीना और अल फाराबी ने जो काम किया था वो काम उसकी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की थी। दैट्स वाई इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने जो क्रिटिक लगाया है वो भी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने अपने तरीके से फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की है और उन्होंने कहा है कि नहीं एज सच इस तरह की कोई बात नहीं है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि के टाइम में स्पेसिफिक एक डिबेट चल रही थी और डिबेट यही थी कि वहाँ पर जो फिलॉसफी थी और जो रिलीजन था, रिलीजन और फिलॉसफी दोनों को जो लोग थे वो मर्ज कर रहे थे। वो कहते थे कि जो फिलॉसफी और जो रिलीजन है दिस समथिंग सेम। लेकिन इमाम गजाली ने कहा कि नहीं ये सेम नहीं है।
रिलीजन और फिलॉसफी जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं, और ये रियलिटी तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो ये फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि जो है इन्होंने ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो है आइडियलिस्ट है, और इन्होंने नॉलेज को डिवाइड किया था चार हिस्सों में: यूजफुल नॉलेज, नॉन यूजफुल नॉलेज, फर्जी एन एंड फर्जी के पाया। ठीक है, फॉर हिम रीजनिंग इज द सिक्स सेंस, एजुकेशन मीन ओबीडियंस टू गॉड। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है एजुकेशन की, कि एजुकेशन मीन ओबीडियंस टू गॉड। और इन्होंने कहा था कि इंसान का जो नेचर है इसके चार एलिमेंट है: फर्स्ट द डॉग, सेकंड द सेज, थर्ड द इंटेलेक्ट, द फोर्थ इन द फिग। ठीक है, और इन्होंने यही फोर जो थी वो दी थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक जो टीचर है उसको ऑटोक्रेटिक टीचर होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पीसीओ लर्नर होना चाहिए, ना कि एस एच एक्टिव लर्नर, जो कि आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो इस चीज़ों को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिलॉसफी आप इकबाल को अगर हम पढ़े तो सेल्फ रियलाइजेशन, इनकी फिलॉसफी में जो सेल्फ रियलाइजेशन मीन खुद खुद को पहचानना, अपने आप को पहचान के फिर अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना, तो यह है सेल्फ रियलाइजेशन। ये इकबाल की फिलॉसफी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है: सेल्फ रियलाइजेशन एंड खुदी। ठीक है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर इससे पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अलामा मोहम्मद इकबाल और नेशनल पोइट एंड आइडियलिस्ट, ये भी आइडियलिस्ट है। ही बिलीव्स ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर हिम वन कैन नो गॉड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, बिलीव ऑन खुदी। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है, अगर इस तरह ये नहीं पूछा जाता तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी हवाले से और इसी तरीके से फिर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग जो थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैट और फिश पे, एक फिश को बाहर रखा स्टिमुलस, एज अ स्टिमुलस, और जो बिल्ली थी केज के अंदर उनको बंद किया, एक ले और वहां पर फिट किया। बिल्ली कोशिश करती है, भूखी है, कोशिश करती है पिंजरे से बाहर निकलने की। अभी अचानक उसका जो पाव है वो लेवर को प्रेस करती है। तो जब लेवर को प्रेस करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, बाहर आके वो फिश खाता है। ठीक है, तो अभी जो बिल्ली है अगेन यही प्रोसेस फिर रिपीट करता है। तो वो जो टाइम है, टाइम जो पहले टाइम इन्होंने कंज्यूम किया था दरवाज़ा खोलने के लिए, अभी वो जो टाइम की जो लिमिट है वो थोड़ा डिक्रीज होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल पहले वो कोशिश करता है 5 मिनट में दरवाज़ा खोलता है, फिर 4 मिनट में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, फिर 3 मिनट में वो दरवाज़ा खोलता है, फिर लास्ट में वो इतना आदी हो जाता है कि जब उसको अंदर डाला जाता है, जब उसको भूख लगती है तो डायरेक्ट वो प्रेस जो है वो लेवर जो है वो प्रेस करके बाहर आके वो क्या करता है, अपना जो फिश है वो खाता है। ठीक है, तो इससे जो थोंडाइक है वो कुछ लॉज देता है। ठीक है, 11 बेसिक लॉज है, लेकिन तीन जो प्राइमरी लॉज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो लॉ है उसमें है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है ईगरनेस और प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ईगरनेस और प्रिपेयर्डनेस, जब आपको भूख हो, जब जब आप रेडी हो कुछ चीज सीखने की, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ सेज, तो फिर आप बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हो। सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किसी चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो उसको आप ज्यादा लर्न कर सकते हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। अगर कोई नॉलेज यूज में होता है, कोई चीज यूज में आता है, तो वो जल्दी जो है हम बहुत ज़्यादा देर तक वो लर्न कर सकते हैं। और जो नॉलेज हमारे जो है उसमें नहीं आता, यूज़ में नहीं आता, तो वो जल्दी फॉरगेट और डिके हो जाता है, और फिर हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। लास्ट जो लॉ है थर्ड नंबर प्राइमरी लॉज में, वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर अगेन एंड अगेन आप उस काम को करने की कोशिश करते हो, आपको एक मजा आता है कि उसी काम को करो करे।
ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो लॉज ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक, अ बिहेवियरिस्ट। ये एक बिहेवियरिस्ट था हु कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैट एंड फिश एंड प्रेजेंट 11 basic laws of learning, which consist of law of readiness, law of exercise, and law of effect. These three are called primary laws, while other 8 laws are secondary laws. इसके कुछ secondary laws भी है, जिस तरह law of recency, law of analogies, law of assimilation। ठीक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 laws जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नडाइक बिलोंग्स टू व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से थॉर्नडाइक जो है वो बिलोंग करता है? तो थॉर्नडाइक बिलोंग्स टू बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, हुज फाउंडर वाज वाटसन। इसका जो फाउंडर है वो वाटसन है। और इनके साथ साथ ये थॉर्नडाइक जो है ये बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी पे जो है वो बिलीव करता है। और बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो फॉर्म होता है इंटरेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ। जो एनवायरनमेंट के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो उसी से ही जो हमारा बिहेवियर है वही शेप होता है। और इन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और जो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये भी बिहेवियरिज्म ने ही दिया था। ठीक है, और इसमें वाटसन आते हैं और इसमें हमारे पास फॉलोअप आता है, आई वन फॉलोअप। और इसी तरह ये जो थॉर्नडाइक है ये भी बिहेवियरिज्म का ही हिस्सा है। इसी हेडमास्टर के इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी 3 बिहेवियरिस्ट फिलोसफर के नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को भी आप लोग का फुलफिल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर लर्निंग थीरीज? लर्निंग थीरीज क्या है? ठीक है, तो अगर लर्निंग थीरीज को हम देखें तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोमिनेंटली हम इसको डिवाइड करते हैं 4 बेसिक कैटेगरीज में, प्रोमिनेंट कैटेगरीज में। लर्निंग थीरीज कंसिस्ट ऑफ बिहेवियरिस्ट तो यही थॉर्नडाइक, हमारे पास वाटसन, हमारे पास आई वन फॉलो, और ये जो है ये हमारे पास है बिहेवियरिस्ट। और यही लर्निंग थीरीज है बिहेवियरिस्ट के। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ब्रूनर, हमारे पास जो ब्रूनर है तो वो आते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट में। ठीक है, और या हमारे पास जो क्या है पियाजे कॉग्निटिविस्ट के अंदर आता है। ठीक है, या अल्बर्ट बेंडोरा जो है वो भी कॉग्निटिविस्ट के अंदर आता है। ह्यूमनिस्ट में क्या है? मेजलो, कार्ल रॉजर, और ये जो है हमारे पास ह्यूमनिस्ट लर्निंग थीरिस्ट है। और ये जो थीरीज है उसके तो वो आते हैं हमारे पास ये ह्यूमनिस्ट लर्निंग थीरीज में। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई शेयर करने का पॉइंट? जी, अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? एक्सक्यूज मी सर, ये अ, अ, आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी सर, ये जहन में सवाल उठता है, ये जो अल्लामा इकबाल के बारे में हमने पढ़ा कि ये आइडियलिस्ट था, जी तो जी, ये किस बुनियाद पर आइडियलिस्ट कह सकते हैं? अच्छा, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आइडियलिस्ट जितने भी ज़्यादातर मुस्लिम फिलोसफर्स है, जितने भी, तो ज़्यादातर आइडियलिस्ट ही है। क्योंकि अगर हम इसको रियलिज्म में रखते हैं तो रियलिज्म तो जाहिर बात है वो साउल को नहीं मानते। तो जब आप साउल को नहीं मानते तो आपका नजरिया, फिर मौत के बाद आपका जो नजरिया है उसका क्या होगा? कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मर जाता है तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए इकबाल और जितने भी हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स हैं तो ये ज्यादातर आइडियलिस्ट ही है, क्योंकि आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं आइडियाज पे, साउल पे। ठीक है, अनटचेबल चीजें जो होती है हमारी। तो इसीलिए इकबाल जो है ये भी हमारे पास एक मुस्लिम फिलोसफर है, दैट्स व्हाई इमाम गजाली और इकबाल दोनों जो है दे ये आइडियलिस्ट है। जी, जी थैंक यू, क्लियर हो गया। ओके जी, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट इज टाइम टेबल? ठीक है, तो टाइम टेबल जो है इसको हम स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल कह सकते हैं। ये पेपर में आया हुआ है कि स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल और मिरर ऑफ द स्कूल ये क्या चीज है? तो ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल क्या है? स्कूल के अंदर क्या करना है, किसने करना है, किस टाइम पे करना है, इन
3 क्वेश्चन का जो आंसर देता है वही टाइम टेबल देता है। तो टाइम टेबल क्या है? एक चार्ट है। टाइम टेबल इज अ चार्ट शोइंग द रूटीन ऑफ द स्कूल। तो ये स्कूल की जो रूटीन एक्टिविटीज होती है वही जो है वो शो करती है। और एट आंसर व्हाट टू डू एंड बाय होम एंड व्हेन टू डू, 3 चीजों का इसने आंसर देना है टाइम टेबल ने। क्या करना है, कब करना है और किसने करना है। इट इज आल्सो कॉल्ड मिरर आर स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल। इसको हम मिरर आर स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल भी कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम टेबल्स आर? क्वेश्चन नंबर 15, टाइम टेबल्स के कितने टाइप्स है? स्टूडेंट टाइम टेबल है, क्लास टाइम टेबल है, वीकेंड पीरियड टाइम टेबल है, मास्टर टाइम टेबल जो स्कूल में अक्सर हेडमास्टर के ऑफिस के सामने जो है अक्सर साथ ही लगा हुआ होता है। जितने भी टीचर होते हैं उन सब का डेटा और उसके जितने भी क्लासरूम्स होते हैं, क्लासेस होते हैं वही, और जो क्लासरूम टाइम टेबल सारे उसी एक टाइम टेबल के अंदर जो होते हैं उसको मास्टर टाइम टेबल कहते हैं। को करिकुलर टाइम टेबल, स्पोर्ट्स टाइम टेबल, टीचर टाइम टेबल, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये टाइम टेबल्स है। ठीक है। विच साइकोलॉजिस्ट डाइड रिसेंटली? कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है वो अभी अभी उसकी डेथ हो गई है? तो ये अल्बर्ट बेंडोरा, जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है उनका कॉन्सेप्ट दिया था, और ये 2021 में ही फोर्थ हुआ है। ठीक है। हु बिलोंग्स टू यूएसए एंड प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है। लर्निंग बाय इमिटेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, ये तीनों जो है सेम ही थ्योरी का नाम है, और ये दिया है अल्बर्ट बेंडोरा ने। ठीक है। व्हाट इज वहदतुल वजूद एंड वहदतुल शहूद? क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद क्या है? तो वहदतुल वजूद का मतलब यही है, इब्न अल पारावी ने ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था कि अल्लाह ताला का जो वजूद है इसकी गवाही सारी चीज़ें देते हैं। तो उसी टाइम अकबर ने खुदाई का दावा किया था, अकबर की दीन इलाही जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो इब्न अरबी है ये कहता है कि जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की वजूद का हिस्सा है। तो वहाँ पर जो लोग थे, जो फॉलोअर थे, तो उन्होंने हर एक चीज़ की इबादत शुरू की। किसी ने पत्थर की, तो किसी ने सूरज की, तो किसी ने किसी और चीज़ की ये इबादत शुरू की। ठीक है। तो फिर मुजद्दल अफसानी जो है उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं वहदतुल शहूद। वहदतुल शहूद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जो ज़ात है सारी चीज़ें उसकी गवाह है। ठीक है, उसकी गवाही देता है। ठीक है। तो वहां से इन्होंने उसी चीज़ की इस्लाह करने के लिए उन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो एक है, वहदतुल वजूद, उसकी वजूद है। ठीक है। और जो और चीज़ें, कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसकी गवाही देती है। और वहदतुल शहूद भी यही है, लेकिन उन लोगों ने ये गलत इंटरप्रेट किया। वहदतुल वजूद was presented by Ibn al-Arabi, which stated that everything is witness to God. It was misinterpreted by Akbar Din Ilahi, and after that Mujaddid al-Afsani presented Wahdatul Shahud, which means everything is witness to the presence of Allah. अल्लाह ताला की जो मौजूदगी है उसका हर एक चीज़ जो है वो गवाही देता है। ठीक है। 18 नंबर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज at the time of Chaudhry Muhammad Ali. It was presented in 9 जनवरी 1956। 1956 में पाकिस्तान का पहला आईन जो है वो बना था, और इसके 234 आर्टिकल्स थे। सेकंड, आईन की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसीलिए कि जो बंगाल था वो तकसीमी बंगाल के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को ये ज़रूरत पेश आया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेश करे। ठीक है। तो 1973 में फिर भट्टू साहब के गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेश किया। ठीक है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेश किया। मेरे ख्याल में 1962 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था कि नहीं, किसी को पता है कंफर्म? जी, पेश किया गया था ये अयूब खान के दौर में, जनरल अयूब खान ने भी पेश किया था। फिर इसके बाद अच्छा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सन 72 का, सन 73 का। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो तो डिक्टेटर थे ये अकबर, सॉरी अयूब खान। वो जी 1972 में बिल्कुल, ये डिक्टेटर। 1972 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो मेरे ख्याल में वही जो है एक क्या कहते हैं उसको, सुपरमेसी ऑफ जो हमारे पास पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन होते हैं और डेमोक्रेसी होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। और जो उनको उसका सिला मिला
तो ज़ाहिर बात है, कुछ नहीं कह सकते आजकल जिस तरह ये हालात चल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, ये इलेक्शन जो है ये खैर से हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात आजकल चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में आ, क्या ख्याल है? कहीं आईन नहीं है, कानून नहीं है, बस पता नहीं चल रहा। जी जी, बस अल्लाह खैर करे। जी जी आदिया, आप कुछ कहना चाहते हो? माइक ऑफ ने ओपन किया इधर से। अच्छा, ओके। अच्छा जी, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एसएनसी इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? एसएनसी जो है सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है? ठीक है। फर्स्ट, इसका जो स्ट्रेंथ है वो है इक्विलिटी। सेकंड, इसका जेंडर इक्विलिटी। इंटीग्रिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशन वाइज इंटीग्रिटी। एक ही करिकुलम है, एक ही असेसमेंट होगा, एक ही मेथड ऑफ असेसमेंट होंगे, और एक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो यह है इंटीग्रिटी, यूनिटी होगी इसमें। ठीक है। फोकस ऑन कुरान एंड सुन्ना किसी तरह, क्योंकि पहले जो करिकुलम 2006 में ये डिफाइन किया गया था कि जो कुरान और सुन्नत होंगे और जो कुरानी तालीमात होंगे वो क्लास थर्ड से स्टार्ट होंगे। और इसी करिकुलम के अंदर जो कुरान है उसका नाम, मतलब उसके सब्जेक्ट का नाम जो इस्लामियात है उसको रिलीजियस स्टडी रखा गया, और जो एथिक्स थे वो भी इंक्लूड की गई। और इसको क्लास वन से ही इन्होंने पढ़ाना जो है वो लाजिम करार दिया। ठीक है, ये थे स्ट्रेंथ ऑफ एसेंसी, जो कि एक वैलिड, एक यूनिक पॉइंट है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। एसएलओज बेस्ड बुक्स, अगर हम देखें तो एसएलओज बेस्ड बुक्स है, बुक्स बहुत ही मॉडर्न है। आल्सो रिफ्लेक्ट रूरल रूरल पॉपुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा करिकुलम है इसमें मसला यही है कि ये अर्बनाइज्ड है। ठीक है, और जो अर्बन एरियाज है उस पर रिसर्च होता है, और वही रिसर्च जो है फिर क्या होता है उसको जो है बेस बनाते हुए जो करिकुलम है वो डिज़ाइन होता है। तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के, तो वो उसमें हाईलाइट नहीं होते। और जो अर्बन एरियाज होते हैं वो उसमें जो है होते हैं। अच्छा, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है ये लिखा है, ये अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, सॉरी, ये जो है गलती हो गई है। आल्सो रिफ्लेक्ट रूरल, अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक पॉइंट है। रूरल पॉपुलेशन में उसी हर्डल्स की बात कर रहा था कि करिकुलम में हर्डल्स क्या है। तो उसमें हर्डल ये है कि वो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये जो हमारा ये करिकुलम है ये रूरल पॉपुलेशन को भी जो है वो एड्रेस करता है। ठीक है। अच्छा, इसके डिफिशियंसीज क्या है? व्हाट आर डिफिशियंसीज इन एसएनसी? क्वेश्चन नंबर 20 है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर नॉट डिस्कस्ड, क्योंकि सबके लिए एक ही करिकुलम है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किए गए। नॉट फिट फॉर स्लो लर्नर, स्लो लर्नर के लिए ये फिट नहीं है। नीड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, दैट्स वाई टीचर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इसको। नीड एक्स्ट्रा फंड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है। इट डज नॉट कवर कल्चरल डाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर टू कल्चर वेरिएंस जो है ये इसको एड्रेस नहीं करते। सारे मुल्क के लिए एक ही करिकुलम पे जो है ये बात करता है। ठीक है, तो सारे मुल्क के लिए एक करिकुलम का होना ये तो ठीक है, लेकिन कल्चर टू कल्चर जो वेरिएशंस है वो ये कवर नहीं करते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाई वी कंडक्ट हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो एक्सक्यूज है, मी सर, जी जी, एक्सक्यूज मी सर, इस एसएनसी के दो ड्रॉबैक ये भी है कि एक तो ये कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा कंटेंट, यानी टू मच। और दूसरी बात ये है कि ये जो है लाइक प्राइमरी लेवल पे चले, एलिमेंट्री और हायर लेवल तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी लेवल में अगर ये इंग्लिश एक टीचर के लिए तो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि इब्न खल्दून कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस एट प्राइमरी लेवल व्हेन गिवन इन एनी अदर लैंग्वेज दैट इज कंसिडर हाफ इंस्ट्रक्शंस। यस क्योंकि यस, पहले बच्चे को इंग्लिश पिलाना और फिर वो करना, मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह थॉरली इन्होंने किया और जिस तरह इतना ज्यादा कंटेंट, फिर इनको कंटेंट लिमिटेड रखना चाहिए था ताकि वेरी बच्चा गुड, इंग्लिश भी सीखे और वो कंटेंट भी। तो यस, जी जी, टाइम कम और चीज इतनी ज्यादा, तो ये जो भी जिसने भी डिजाइन किया तो ये भी मसला आया है इसमें। वेरी गुड। मतलब एक तो स्टूडेंट के मेंटल लेवल के मुताबिक नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो लैंग्वेज यूज हुआ है, एग्जैक्टली।
सेकंड जो यूज़ हुआ है लैंग्वेज, तो मेरे ख्याल में जिस तरह इब्न खल्दून कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एन मदर टंग, ठीक है, तो ये मदर टंग भी नहीं है। एग्जैक्टली। दैट्स वाई ये जो दो ड्रॉबैक्स है ये एसएनसी में, वेरी गुड, वेरी वैलिड पॉइंट है। अच्छा, वाई वी कंडक्ट हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं? इसलिए कि जो हमारा हिस्ट्री है उसको हम फाइंड आउट करें और उसको हम यूज़ करें प्रेजेंट पे। We conduct historical research for the purpose to study the past events and apply its result on present। ठीक है, हम पास्ट को जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी जो पॉलिसीज है, अभी अगर हम पढ़ना चाहें कि 1947 के बाद 2002-3 तक जितने भी पॉलिसीज है एजुकेशन की, इसकी हमने एक हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है। तो हिस्टोरिकल स्टडी जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और इसके वीक पॉइंट जो थे वो कौन कौन से थे। तो उसको बेस बनाते हुए जो हमारी प्रेजेंट प्लानिंग होगी उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज लेसन प्लानिंग? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द प्लानिंग ऑफ व्हाट अ टीचर वांट टू टीच इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। Our teacher details description of the course of instructions per a lesson. It is the planning of what a teacher want to teach in a specific time period। ये हमारे हेडमास्टर के पेपर में भी आया हुआ था कि जो टीचर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पढ़ाना चाहे, दिस इज इसकी प्लानिंग करना, ये क्या है? लेसन प्लानिंग, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ लेसन, या इसको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ लेसन भी कह सकते हैं। ये है लेसन प्लानिंग। व्हाट आर 3 P's ऑफ लेसन प्लानिंग? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन जो है ये 3 P's है। क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन लर्निंग लिमिट्स, ठीक है। लर्निंग लिमिट्स क्या है? लर्निंग लिमिट्स आर हर्डल्स इन द वे ऑफ लर्निंग लाइक डायस्लेक्सिया, डायस्ग्रेपिया एटसेट्रा। डायलेक्सिया जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर आर्डर है जिसमें प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है, रीडिंग का मसला होता है बच्चों के लिए, रीड नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। डायस्ग्रेपिया का मतलब है राइटिंग प्रॉब्लम, राइटिंग डिसऑर्डर। कुछ बच्चों में राइटिंग के कुछ मसाइल होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको डायस्ग्रेपिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, व्हेन नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एसएनसी पेज 1 वाज हेल्ड, ठीक है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एसएनसी पेज 1 था, सिंगल नेशनल करिकुलम पेज 1 का जो था, वो 2021 में जो है वो स्केजुअल था मार्च 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये अगस्त 2021 में ही कंडक्ट हुआ, ठीक है। और इसको लीड किया था इमरान खान साहब ने, इमरान अहमद नियाजी खान साहब जो थे, इन्होंने सॉरी जो है इन्होंने जो है इसको किया था, लीड किया था इसी कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, मार्च 2021। अच्छा जी यहाँ तक काफ़ी है। 25 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इसी तरह के 25 क्वेश्चन हम डेली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, ठीक है। और इसकी जो वीडियो है मैं आपको आप लोग के लिए इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग शेयर किया करो और मैं इंक्लूड किया करूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।